So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science most important cartoon based question. So basically आज की इस क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून्स निकलते हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो सब जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट कार्टून आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसमें देखिए क्या है। देखिए इस कार्टून के अंदर एक दीवार दिखा रखी है और ये दीवार किसका प्रतीक हो सकती है? बर्लिन की दीवार है, जाहिर सी बात है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? शीत युद्ध का प्रतीक है। इसकी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखे हैं? उपरोक्त चित्र में दिखाई गई दीवार किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है। ये दीवार किस बात का प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध की परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति जिसमें युद्ध होने की आशंकाएं बनी रही थी, युद्ध नहीं हुआ था यूएसएसआर के और यूएसए के बीच में। तो ये कार्टून हमारा फिनिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्टून की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब सेकंड कार्टून आता है। देखिए उसमें एक पर्सन है और एक साइड में शेर, एक साइड में बाघ है, एक साइड में सिंह है, यानी कि दो अलग अलग जानवर बैठे हुए हैं। अगर आप इनको हिंदी में मतलब निकालें तो बेसिकली आप यहाँ से दो जातियां निकाल सकते हैं। अब दो जाति का संघर्ष कहाँ चला था? श्रीलंका के अंदर चला था। इसके क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखे हैं कि उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? जाहिर सी बात है ये श्रीलंका से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जो वो पर्सन है ना, दोनों साइड जो पकड़ा हुआ है वो डंडे में, उसके कुर्ते पे ही उसका नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है राज परीक्षा। थर्ड क्वेश्चन, दिए गए चिन्ह में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिंह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो देखो सिंह जो है, सिंह यानी कि सिंगली भाषा यानी कि जो श्रीलंका के मूलवासी बताते हैं अपने आप को, और जो बाघ है वो तमिल लोगों के लिए बता रहा है, तमिल यानी कि जो भारत है। भारत का राष्ट्रीय वो जानवर कौन सा है? बाघ ही है। तो बेसिकली तमिलनाडु से जुड़े लोगों के लिए व्याख्या कर रहा है। तो ये आपका कार्टून यहाँ पर फिनिश होता है। जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो हमने सब जान लिए। स्टूडेंट्स देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक पर्सन के हाथ में वॉर का चिन्ह है। सो एक पर्सन के हाथ, एक दूसरे हाथ के अंदर क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह है। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? तो हम पढ़कर आए हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर जो ज्यादातर जो चलती है, जो दबदबा है, वो किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका का यही संदर्भित कर रहा है ये जो पर्सन है, ठीक है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? दाएं हाथ के अंदर यानी सीधे हाथ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह है, जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। आम सभा के कोई दो कार्य बता दीजिए। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आंसर है आम सभा के आंसर। आम सभा के कोई दो कार्य आप लिख सकते हैं कि 193 देशों का सदस्य है जिसका एक प्रतिनिधित्व करता है। और साथ में अगर कोई भी आपको सुइटेबल आंसर लगे, क्योंकि हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन को बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है, वो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको बुक के अंदर जो बता रखा है वो बता रखा है कि मुख्य निर्णय 2/3 सदस्यों की सहमति से तथा सामान्य स्थितियों पर निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और ये सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ आपका ये कार्टून भी फिनिश होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कार्टून हमारे पास आता है। इस कार्टून के अंदर बेसिकली एक पर्सन है जो कि अपनी उसकी चाल जो है वो लड़खड़ा रही है। अब वो कैसे? देखो नीचे से तो उसके ऊपर आतंकवाद का हमला हो रहा है और बाई साइड से उसके ऊपर किसका हमला हो रहा है? प्राकृतिक आपदाएं का। तो बेसिकली सुरक्षा से रिलेटेड चैप्टर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया है? तो उपरोक्त कार्टून के अंदर सुरक्षा के खतरों के नए स्रोतों के खतरों को दर्शाया गया है। जो खतरों के नए स्रोत हमने देखे थे, सुरक्षा के इन खतरों में किस प्रकार निपटा जा सकता है, यानी जो खतरों के नए स्रोत हैं इनसे हम किस प्रकार निपट सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है सहयोग मूलक सुरक्षा के द्वारा। सहयोग मूलक सुरक्षा के द्वारा हम इन खतरों से बहुत इजीली निपट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से हैं? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे हो सकते हैं सैन्य हमला, आतंकवाद, अलगाववाद की स्थिति। तो ये सब हमारे इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये कार्टून भी फिनिश। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बॉटल टाइप की है और उसके ऊपर ही उसका आंसर लिखा हुआ है H2। तो देखो पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है? H2 यानी वाटर। तो वाटर की कमी हो रही है, वो भी स्वच्छ पानी की कमी हो रही है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझी संसाधन माना जाता है? देखो प्राकृतिक संसाधन यानी साझी संपदा का मतलब ये होता है कि बेसिकली ऐसी चीजें जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर देश का हक ना हो, उसके ऊपर सभी देश हो और सभी देश उसका यूज भी करें। जैसे कि हो सकता है अंटार्कटिका हो सकता है, अंतरिक्ष हो सकता है और भी बहुत सब चीजें जिसके ऊपर सभी का हक हो और कोई एक देश अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ना जताए। सभी की जिम्मेदारी बटी रहती है इन सभी के ऊपर, तो उसको ही साझी संपदा कहते हैं। रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि बेसिकली ज्वाइंट फैमिली की किचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है? देखो हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि जब पीने के पानी की कमी हो रही थी बहुत सारी, तो उसमें कुछ नदी के ऊपर कई सारे देशों में लड़ाई भी हुई थी, जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इजराइल। ये कुछ ऐसे देश थे जो कि एक ही नदी के जल के लिए अपने आप की दावेदारी रख रहे थे। तो इसी के बेस पर इन सबके बीच में लड़ाई भी हो गई थी, ठीक है, जॉर्डन नदी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कार्टून आ रहा है वो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है। वो इंटरेस्टिंग कार्टून कैसे है? वो ऐसे है कि देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लड़ाई हो रही है, मगर वो लड़ाई नहीं हो रही। वो बेसिकली एक ना ज्यादा गौर से देखोगे तो जो फौजी दिखा रखे हैं वो है मिक्की माउस, और ऊपर से जो बम की बरसाई हो रही है वो है कोका कोला। तो बेसिकली ये हमारा वैश्वीकरण से संबंधित चैप्टर के कार्टून ले रखा है।
तो देखो उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाया गया है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो आज हम मिक्की माउस देख पाते टीवी पे, नहीं देख पाते। आज हम कोका कोला भी नहीं पी पाते। हम वो जो सभी चीज़ें वही देखते, सुनते, खाते, पीते जो हमारे देश में बनती है, अगर वैश्वीकरण नहीं होता। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा हम पे। फिर मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की संस्कृति को परिलक्षित कर रहा है। वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जा सकता है, तो देखिए वैश्वीकरण का विरोध हम कई आधारों पर कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं, और खासकर सांस्कृतिक। तो इन सब आधारों पर हम वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट पॉजिटिव भी पड़ा है तो एक तरफ नेगेटिव भी पड़ा है। इतना बड़ा लिखना नहीं है, बट आपको बता देना है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये भी फिनिश होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा आता है कार्टून। वो देखो उसमें जो आ रहे हैं वो पटेल जी हैं, जो राजा है वो तो राजा बन के बैठे ही है, और किस पे बैठा है, वो अपनी जनता में बैठा है। सबके नाम उस पर इंगित भी कर रखे हैं। इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी सहमति विलय पत्र का मतलब क्या है। देखो सहमति विलय पत्र का मतलब ये है कि ये जो डिजाइन किया गया था ये बेसिकली भारतीय सरकार द्वारा डिजाइन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी। तो उन सभी रियासतों को अपने भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित करना था, क्योंकि अगर वो सम्मिलित नहीं होते तो पाकिस्तान के बाद हमारे देश के अंदर कई सारे भेद यानी छेद हो जाते अगर ये सब अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देते। क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से इन्हें ये आज़ादी मिल गई थी, या तो ये पाकिस्तान के साथ जाएं या हमारे साथ रहें, या फिर ये अपना अलग देश बनाते। तो इसीलिए इस काम को करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भूमिका दी गई कि आप इनको किसी न किसी तरीके से हमारे भारतीय संघ के अंदर रखिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ फिनिश। नेक्स्ट इज स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजा में किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की जा रही है। तो बेसिकली भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की जा रही है, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर ये हो सकता है। बेसिकली ये जो एक स्थिति थी ना हमारी कि सभी रजवाड़ों को, रियासतों को अपने अंदर लाना, ये ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर हमने हर एक हथकंडे को अपना लिया था। यानी सभ्यता की मांग को भी स्वीकार किया था, हमने कुछ विशेष अधिकारों को भी स्वीकार किया था, निजी संपदा रखने को भी स्वीकार किया था, बहुत सब चीज़ें हमने स्वीकार की थी। तो वो सब आप बना के लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बुक का याद करना चाहते हैं, वैसे याद मत कीजिए, मेरे हिसाब से जो आपको आता है वही लिख कर आएगा। बट फिर मैं आपको बता देता हूँ बुक के अंदर क्या लिख रखा है इसमें। देखो इसे बता रखा है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इन विषयों की मांग मणिपुर के राजा से सरकार को सौंपने की मांग की गई थी। तो इस तरीके से आप ही बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्टून की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट कार्टून आता है कि बेसिकली एक बहुत बड़ी ऊंचा स्थल है और उसके ऊपर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है इलेक्शन कमेटी और नीचे बहुत बड़ी भीड़ लगी है। तो बहुत सिंपल सा है हमारा ये कार्टून। देखो भारत के चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1950 के अंदर भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कार्टून में भरी भीड़ क्या दर्शाती है, चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता को चिन्हित कीजिए। देखो नीचे जो भरी भीड़ है वो ये दर्शा रही है कि बेसिकली जब नई नई हमारा भारत आज़ाद हुआ, चुनाव आयोग गठन हुआ, तो अब चुनाव होने थे। तो हर एक नेता ये चाहता था कि हम कांग्रेस की सीट से लड़े, यानी कांग्रेस की टिकट से लड़े। तो क्यों लड़े, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी जो कि अंतरिम सरकार के अंदर भी रही और इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी इसने हर एक आंदोलन को करने में। तो सभी लोग जानते थे कि ये तो जीतेगी जीतेगी, अगर हम भी जीत जाएंगे इसकी टिकट से अगर चुनाव लड़ेंगे, तो ये उनकी टिकट लेने के लिए भीड़ खड़ी हुई रखी है। और रही बात चिन्हत की, तो आप सिंपल कर सकते हो कि इसमें जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए, बाकी और भी बहुत सारे नेता हैं पर जवाहरलाल नेहरू जी अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास कार्टून आता है, उसके अंदर बेसिकली कुछ अखबार बेच दे रखा है। तो देखिए इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। पहला, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप में हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप में हुआ था। दूसरा, अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था, तो चीन का दौरा किया था अगर आपको ध्यान हो तो। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन दो देशों से सैनिक सहायता की मांग की थी, तो वो अमेरिका और ब्रिटेन थे। इन दो देशों से भारत ने अपनी सहायता के लिए मांग की थी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास कार्टून आता है, एक बेसिकली कार्टून के अंदर ये आंसर है आया राम गया राम। सो बेसिकली ये दल बदल की नीति को प्रदर्शित करता है। तो उसका क्वेश्चन पहला यही है कि ऊपर कार्टून में क्या दर्शाया गया है कि दल बदल की नीति को दर्शाया गया है। ये कार्टून किस विधायक से संबंधित है, तो ये गयालाल हरियाणा से संबंधित है। दल बदल के दो दोष बता दीजिए। दल बदल के दो दोष ये हो सकते हैं कि बेसिकली राजनीतिक असमानता, और दूसरा ये कि मान लो आप किसी और पार्टी की चुनाव चिन्ह से जीते, तो पार्टी की जो चुनाव चिन्ह से जीते हो तो जनता का उस पार्टी के ऊपर ट्रुथ था, यानी कि भरोसा था, विश्वास था, और वही पार्टी के चुनाव चिन्ह से आप जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले गए, तो ये असमानता पैदा करता है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो बहुत ईजी लैंग्वेज में। बुक का लिखना था, बुक का बता देता हूँ आपको। बुक में क्या बता रखा है, देखिए सबसे पहली चीज़ बुक में हमें इसका आंसर बता रखा है कि वीवी गिरी नहीं ये नहीं है, ये रहा, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, देखो इसमें कि एक बेसिकली पर्सन है जिसके हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स लगे हुए हैं और जिसने उसको मारा है ना वो है कांग्रेस, ठीक है, और उसके साथ एक लेडी खड़ी हुई है। तो देखो इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से यानी कि क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकाधिक उम्मीदवार कौन थे, इस चुनाव में क्या परिणाम
देखने को मिले। ये 3 क्वेश्चन बनने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके अंदर दर्शाया जो गया है वो राष्ट्रपति चुनाव दर्शाया गया है 1969 के अंदर, और सेकंड का आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को दर्शाया गया है। और थर्ड क्वेश्चन आता है वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए और इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ये वाला आपको याद रखे जाना, क्योंकि आपातकाल की स्थिति को संदर्भित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक और कार्टून आता है, इसके अंदर बेसिकली बहुत पीछे मतलब उबड़ खाबड़ चीजें हुई पड़ी हैं। एक पर्सन बैठा हुआ है सेफ डेमोक्रेसी को लेकर और बहुत सारे नेता उसको देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है इसका? उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है जेपी नारायण जी। ठीक है, जेपी को किस नेता के विकल्प में प्रस्तुत किया गया था? तो वो है इंदिरा गांधी। कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है सत्ता हासिल करना। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कार्टून ये आता है कि देखिए कि बेसिकली एक नेता है और ऊपर दो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस कठपुतली टाइप का उसको नचा रहे हैं अपने इशारों पर। तो देखो किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बासु का संबंध किन राजनीतिक दलों से है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का संबंध है भारतीय जनता पार्टी से और यहीं ज्योति बासु का संबंध है सीपीआई-एम से। फिर इस कार्टून के चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है? इस प्रकार की सरकार का एक गुण और एक अवगुण लिखिए। तो इसमें बेसिकली गठबंधन की सरकार दिखाई गई है। रही बात गुण और अवगुण की, तो आप ये लिख सकते हैं, गुण का मतलब क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी का अवसर, और यहीं पर राष्ट्रीय स्तर के विषयों में क्षेत्रीय विषयों का उद्भव, यानी कि अब क्या हो रहा था, क्षेत्रीय दलों की आकांक्षा को ज्यादा पूरा किया जा रहा था। तो इसी के साथ आपका ये भी कंप्लीट होता है। कभी कभार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बेसिकली आप हमें ये बता दीजिए कि जो चाओ एन लाई थे यानी जो चीन के नेता थे, उन्होंने एक फोटो के अंदर तो बेसिकली वर्दी टाइप पहन रखी और दूसरे फोटो के अंदर उन्होंने टाई पहन रखी। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाला फोटो है जो उसमें उन्होंने वर्दी पहन रखी है, इसका मतलब यह है कि वो साम्यवादी स्थिति है, वो किसी भी देश से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे, उनकी अर्थव्यवस्था बंधी हुई है। यहीं पर दूसरे फोटो में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल लिया है, उन्होंने खुलेपन की नीति को अपना लिया है और वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर शो हो रही होगी, ये आ सकती है कि बेसिकली एक बहुत बड़ा सा आदमी है और उसमें एक छोटा आदमी उसको बैठा हुआ है, एसआरसी नाम का बॉटल लेकर कह रहा है इसमें आ जाओ। एसआरसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली यही कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर एक नए राज्यों का पैटर्न, तो बड़े बड़े राज्यों को जो तोड़ दिया गया था तो उसके बेस पे संदर्भित कर रहा है। सो स्टूडेंट्स हमारा होपफुली सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हर एक इंपॉर्टेंट कार्टून को हमने कवर अप कर लिया, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को हमने जान लिया कि आखिर क्या क्या चीजें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हमसे पूछा जा सकता है। होपफुली आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। बट फिर भी किसी भी कार्टून में या किसी अदर टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज के ही हमारे पास देने, कल हमारा बोर्ड एग्जाम में। सो बेसिकली जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को।